Today we are going to start MySQL. So first we will see the fundamentals that everybody should know. This is for MySQL for CBSE syllabus students. So let us start DBMS, Database Management System. DBMS stands for Database Management System. It is a computerized record keeping system. The properties of database has a lots of properties. Some of them are reduced data redundancy. Data redundancy means कि रिपीटिशन ऑफ डेटा. डेटाबेस क्या करता है, रिपीटिशन ऑफ डेटा को अलग करता है. जैसे हमारा डेटाबेस कहीं भी एक जगह है तो उसकी दूसरी कॉपी दूसरी जगह, तीसरी कॉपी तीसरी जगह नहीं होता है. वो एक ही जगह जब डेटा होता है जिसको भी यूज़ करना होता है वहाँ से डेटाबेस को यूज़ कर लेता है. तो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा डेटाबेस को बनाने का डेटाबेस को की रिडंडेंसी को रिड्यूस करना है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. कंट्रोल डेटा कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंट डेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी का नाम है अमर, हमने लिख दिया AMAAR, बाद में ठीक करना, इसकी कई जगह हम यूज़ कर रहे हैं डेटा को. कंसिस्टेंट डेटा, अगर कहीं पर इसको ठीक कर दिया है तो जहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं वो कंसिस्टेंस होना चाहिए कि वो डेटा सभी जगह ठीक है. थर्ड है एनफोर्स स्टैंडर्ड. दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एनफोर्स स्टैंडर्ड्स मीन्स, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप बच्चों का डेटा रखिए स्कूल का, और डेटा हमने क्लास टीचर को दे दिया, तो कोई मेल के लिए M लिखेगा, फीमेल के लिए F लिखेगा, कोई मेल लिख देगा, कोई फीमेल लिख देगा, कोई किसी ने लिख दिया टीचर ने बॉय गर्ल, बॉय एंड गर्ल. तो जब हम डेटाबेस में डेटा यूज़ करेंगे तो ये जो डेटा है 4 अलग अलग तरह का डेटा ट्रीट होगा. तो हमें स्टैंडर्ड एनफोर्स करना होगा कि जब भी हम बॉय के लिए करेंगे तो B, और गर्ल के लिए तो करेंगे तो G. तो सारे टीचर्स जब इस तरह से करेंगे तो स्कूल में पूरे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका बॉय या गर्ल B और G से ही रिप्रेजेंट होगा. इन द सेम वे, यदि मान लीजिए मुझे लिखना है मध्य प्रदेश, तो कोई MP लिखेगा, कोई MP डॉट लिख सकता है, कोई M डॉट P डॉट लिख सकता है, कोई M स्मॉल P स्मॉल लिख सकता है, कोई M और P कैपिटल लिख सकता है, कोई मध्य प्रदेश भी लिख सकता है. तो हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि जब हम MP देना चाहते हैं तो कौन सा सिंबल MP को रिप्रेजेंट करेगा. तो एनफोर्स स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी मतलब होता है कि जब भी कोई यूज़र डेटा एंटर करे तो गलती से भी डेटा गलत एंटर ना हो. मान लीजिए किसी का पेपर, क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है, जब हम एंटर कर रहे हैं तो किसी ने 75 लिखे, इट इज़ करेक्ट, बट कोई लिख रहा था 77 या 79 और 9 दो बार प्रेस हो गया, तो 100 में से 799 मार्क्स नहीं मिल सकते हैं. तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यदि हम डेटाबेस में डालते हैं तो डेटा सही एंड होता है, हम गलत डेटा नहीं डाल सकते. एक और एग्जांपल मैं इसका आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ की एक फील्ड है और उसमें डाला कि किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है 2019 है, और डेट ऑफ एडमिशन जो डाल रहे हैं वो 2012 डाल दिया. तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि डेट ऑफ बर्थ के पहले डेट ऑफ एडमिशन हो जाए. तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या करता है, इस तरह की एरर्स को रिमूव कर देता है कि मैक्सिमम मार्क्स हैं तो उनसे कम ही डेटा रहे डेट ऑफ बर्थ. तो डेटा इंटीग्रिटी आपका एक प्रॉपर्टी है. डेटा सिक्योरिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा सिक्योरिटी? ओनली ऑथराइज्ड पर्सन शुड एक्सेस द डेटा. जो डेटाबेस है वो केवल आपका ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर सके और कोई एक्सेस ना कर सके. तो इस तरह के फीचर भी आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कीज़. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको एट्रीब्यूट को आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कीज़ हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम पढ़ते हैं. तो जो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम कीज़ पढ़ रहे हैं, दे कीज़ आर प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की. 4 तरह की हम पढ़ेंगे. ये कौन कौन सी होती हैं, प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, ये अभी हम इसमें देखते हैं. सबसे पहले है प्राइमरी की. प्राइमरी की किसी भी डेटाबेस में केवल एक और केवल एक ही हो सकती है, वन एंड ओनली वन. किसी भी डेटाबेस में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होगी. जिस भी की को हम प्राइमरी की करेंगे
वो नल या एम्प्टी नहीं रहेगी, और उसमें अगर हम कोई वैल्यू देते हैं तो वो केवल यूनिक वैल्यू ही रहेगी। जैसे मान लीजिए हमारा एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, आधार कार्ड, क्लास एंड सीबीएसई रोल नंबर। हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉलम हैं जिसमें कि हम रिपीटेड वैल्यू नहीं कर सकते। जैसे दो बच्चों का एडमिशन नंबर एक जैसा नहीं हो सकता है, दो बच्चों का रोल नंबर भी एक जैसा नहीं हो सकता है, दो बच्चों का नाम एक जैसा हो सकता है, दो बच्चों के फादर के नेम भी एक जैसे हो सकते हैं। मान लीजिए कोई फादर के दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो फादर नेम सेम होगा, लेकिन आधार कार्ड दो बच्चों का सेम नहीं होगा। क्लास सेम हो सकती है, सीबीएसई का रोल नंबर भी दो बच्चों का सेम नहीं होगा। तो ये चार जो कॉलम हैं, चार एट्रीब्यूट हैं आपके, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, आधार और सीबीएसई नंबर। इनमें से किसी भी एक को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। मान लीजिए हमने एडमिशन नंबर को बना लिया प्राइमरी की। अब एडमिशन नंबर प्राइमरी की रहेगी तो दूसरी की नहीं बना सकते हैं, एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ये नल या एम्प्टी नहीं होगा, मतलब जब भी हम इसमें किसी का रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो उसको एडमिशन नंबर देना बहुत ज़रूरी है, और यूनिक रहेगी। दो बच्चों को हम एक जैसा एडमिशन नंबर नहीं दे सकते हैं, हर बच्चे का एडमिशन नंबर अलग अलग होगा। तो हमने देखा प्राइमरी की के बारे में। नेक्स्ट है आपकी कैंडिडेट की। ऑल कीज दैट कैन बी सर्व एज प्राइमरी की, वो सारी की जो प्राइमरी की बन सकती हैं वो कीज़ कहलाएगी प्राइमरी की। तो हम प्राइमरी की किस किस को बना सकते थे? एडमिशन नंबर को, रोल नंबर को, आधार को और सीबीएसई का नंबर को। तो ये हमारी इसमें कैंडिडेट की कौन कौन सी जाएगी? एडमिशन नंबर, रोल नंबर, आधार कार्ड और सीबीएसई रोल नंबर। प्राइमरी की हमने एक ही बना सकते हैं, लेकिन हम इसको भी बना सकते थे प्राइमरी की, इसको भी बना सकते थे, इसको भी बना सकते थे। तो ये सारी कीज़ कहलाएंगी कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की आपकी कितनी है? इसमें चार कैंडिडेट की हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्टरनेट की। अब हम देखते हैं अल्टरनेट की। ऑल कैंडिडेट की एक्सेप्ट प्राइमरी की। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था कि कैंडिडेट को कौन कौन सी हैं? एडमिशन नंबर, रोल नंबर, आधार नंबर और सीबीएसई नंबर। ये है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में वो सारी कीज़ जो प्राइमरी की बन सकती हैं। अब हमने एक को प्राइमरी की बना दिया, तो अल्टरनेट की कौन सी कहलाएगी? रोल नंबर, आधार कार्ड और सीबीएसई रोल नंबर। ये तीन जो बची हुई की हैं ये हमारी कहलाएंगी अल्टरनेट की। मतलब जो हमने प्राइमरी की बना दी है उसको हम अलग कर देंगे, तो बाकी वो सारी कीज़ जो प्राइमरी की बन सकती थी वो कहलाएगी अल्टरनेट की। और लास्ट में नेक्स्ट है फॉरेन की। एनी की प्रेजेंट इन द करेंट टेबल विच सर्व एज अ प्राइमरी की इन द चाइल्ड टेबल। अगर हम इसी टेबल की बात करें तो आप समझिए कि फॉरेन की क्या होता है। ये हमारा एक स्टूडेंट टेबल है और हमने इसमें इसको प्राइमरी की बना दिया है। हमारे पास एक और टेबल है जो कि है फीस किसने दी है। उसमें अगर हम यहाँ पर रोल नंबर के कॉलम ले लें और इस टेबल में रोल नंबर अगर हमारी प्राइमरी की बन जाए, तो एक हमारी टेबल की एक ऐसी की जो दूसरी टेबल में प्राइमरी की बन गई है, उसको हम बोलेंगे इस टेबल के लिए फॉरेन की। तो हमने देखा चार तरह की कीज़: प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन कीज़। अब नेक्स्ट हम देखते हैं माइस्क्यूएल में। माइस्क्यूएल इज़ अ फ्री, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। इट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लैम्प। लैम्प एक्चुअली जो फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं वो चार सॉफ्टवेयर को मिलकर बना हुआ है: लाइनेक्स, अपाचे, माइस्क्यूएल एंड पीएचपी। तो यहाँ पर जो एम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है माइस्क्यूएल को, इसलिए हम बोलते हैं कि जो माइस्क्यूएल है वो लैम्प का पार्ट है। और इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं mysql.org/downloads इस वेबसाइट से। माइस्क्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसका मतलब है कि हम चाहें तो किसी कमांड को सिलेक्ट ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी केस में लिख सकते हैं। वो कमांड को आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये माइस्क्यूएल का कमांड है और ये क्या करेगा। अगर एक केस सेंसिटिव होता तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो जाती, लेकिन माइस्क्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि माइस्क्यूएल में यहाँ पर एक डॉल्फिन बनी हुई है। इस डॉल्फिन का नाम है शकीला।
ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। जो DBMS में MySQL में स्टेटमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है वो 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, DDL कमांड्स, DML कमांड्स एंड TCL कमांड। द फुल फॉर्म ऑफ DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब भी हम कोई टेबल या डेटाबेस को बनाते हैं, उसको डिलीट करते हैं या अलग करते हैं या उसमें कोई चेंज करते हैं, तो इस तरह के कमांड कहलाते हैं DDL कमांड्स। दूसरा है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहाँ पर टेबल हमने बना ली है, अब उसके अंदर में रिकॉर्ड्स डाल दिए हैं, तो उसके अंदर के जो कमांड्स हैं वो कहलाएंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। इसमें सिलेक्ट, इंसर्ट इनटू, डिलीट फ्रॉम और अपडेट सेट आता है। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें कमांड है सेव पॉइंट, रोल बैक, कमिट और स्टार्ट ट्रांजैक्शन। इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर जो क्रिएट कमांड है वो क्रिएट डेटाबेस भी हो सकता है डेटाबेस बनाने के लिए, और क्रिएट टेबल कमांड भी हो सकता है टेबल को बनाने के लिए। यदि हमें डेटाबेस को डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस या ड्रॉप टेबल कमांड है। और अगर हमें बनी हुई टेबल में कोई कॉलम को ऐड करना है या कॉलम को डिलीट करना है या उसकी डेफिनेशन को चेंज करना है तो हम यूज़ करते हैं एल्टर टेबल कमांड। तो अगर आपको 3 कमांड आए तो सिंपल है, क्रिएट, एल्टर और ड्रॉप लिख लिए। और अगर आपको ज़्यादा कमांड आए तो क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, एल्टर टेबल, ड्रॉप डेटाबेस और ड्रॉप टेबल। तो आपका क्वेश्चन ये CBSE का इसमें से सॉल्व हो जाता है। फिर है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कि अब हमारा डेटा बनके तैयार हो गया है, उसमें हमने 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रखे हैं। अगर आप उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। एक और नया स्टूडेंट आ गया है, आप देखिए रिकॉर्ड के अंदर हम टेबल के अंदर में रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं, तो कमांड आएगा इंसर्ट इनटू कमांड। यदि कोई बच्चा TC चला जाता है, उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम। अब किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 97 थे और वो 99 करना चाहता है, यानी टेबल के अंदर रिकॉर्ड को चेंज करना, या कमल की स्पेलिंग हमने KAML लिख दिया है और ठीक करना है, तो अगर रिकॉर्ड के अंदर के डेटा को चेंज करना है तो हम अपडेट सेट कमांड यूज़ करते हैं। फिर सेव पॉइंट, रोल बैक और कमिट, ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड कमांड है, TCL कमांड्स। आपके सिलेबस में केवल इन 3 कमांड्स या 4 कमांड्स का नाम जानना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये YouTube चैनल है, अभी मैं आगे भी कुछ वीडियोस इसमें शेयर करूँगा जिसमें कि मैं कमांड्स चला के दिखाऊँगा लाइव, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे भी इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। रिलेशन, टेबल इज़ नोन एज रिलेशन। यदि हम डेटा को रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वो रिलेशन कहलाता है, या इसको हम बोलते हैं टेबल। जैसे मान लीजिए हमने टेबुलेटेड फॉर्म में डेटा लिख दिया कि बच्चे का रोल नंबर, नेम, मार्क्स, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा ये आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये रिलेशन है या टेबल है। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसका जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को बेस बनाकर रिलेशन बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है टपल। टपल मीन्स रोज इन अ रिलेशन और रोज इन अ टेबल इज नोन एज टपल। ये देखिए जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है। एक और टर्मिनोलॉजी देखते हैं एट्रीब्यूट। कॉलम इन अ रिलेशन इज नोन एज एट्रीब्यूट। तो टपल कहाँ है? ये एक टपल है। मान लीजिए हम किसी एक बच्चे के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो एक बच्चे का जो रिकॉर्ड है ये यहाँ पर कहलाएगा एक टपल, जिसमें बच्चे का एडमिशन नंबर, बच्चे का रोल नंबर, नेम, फादर नेम एक्सेट्रा, तो ये एक टपल है। एक टपल ये भी है, एक टपल ये भी है। और एट्रीब्यूट क्या है? कॉलम इन अ रिलेशन। तो ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, तो ये कॉलम जो है वो एट्रीब्यूट है। अगर हम किसी एक एट्रीब्यूट की बात करें नेम, तो उसमें सभी बच्चों के नेम आ रहे हैं। यदि मैं एक एट्रीब्यूट की बात करूं क्लास, तो इसमें सभी बच्चों की क्लास आ रही है। आगे देखते हैं टर्मिनोलॉजी में डिग्री। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज नोन एज कॉलम्स। और कार्डिनलिटी, टोटल नंबर ऑफ टपल इन अ रो इज नोन एज कार्डिनलिटी। तो हमारे इस एग्जाम्पल में जो हमने अभी नीचे लिखा हुआ है, इसमें डिग्री कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हम काउंट कर लेंगे। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है, तो इसमें डिग्री कितनी हो गई? 7। और कार्डिनलिटी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ रोज 1
2 3, इसकी कार्डिनलिटी है 3। कई बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 ऐसा काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो ये वाला कॉलम है ये किसी का रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है, ये हेडिंग शो कर रहा है, इसलिए हम इसको कार्डिनलिटी में काउंट नहीं करेंगे। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दूसरी चीज़ आपको कैसे याद रखना है, तो उसके लिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ, कोड, CODE कोड। CO मतलब कॉलम और DE मतलब डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन अ रिलेशन इज नोन एज डिग्री। टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन अ रिलेशन इज नोन एज डिग्री। और कार्डिनलिटी के लिए कार्टून, CA फॉर कार्डिनलिटी, R मीन्स रो और T मतलब टपल। टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज नोन एज कार्डिनलिटी। अब जब आपको CA में मिल जाएगा कार्डिनलिटी, R में मिल जाएगा रोज और T में टपल, तो हमारे पास है क्या, कॉलम है, रोज है, कॉलम है, डिग्री है और कार्डिनलिटी है। तो यहाँ क्या बच रहा है, एट्रीब्यूट। तो इस तरह से आप याद रखिए, या तो आप सिंपल कोड लिख लीजिए, ये आपको अगर याद रहता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप। जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हम इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। अब इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं रोल नंबर INT। ये हमारा कॉलम का नाम है या ये हमारा एट्रीब्यूट का नाम है और हमने यहाँ पर दिया है डेटा टाइप INT। हम INT इंटीजर या इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम INT या इंटीजर लिखते हैं, उसका साइज़ यहाँ पर डिफाइन नहीं करते हैं, तो 11 डिजिट तक ही एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हमने यहाँ पर साइज़ डिफाइन कर दिया है, चाहे हम इंटीजर के साथ करें या INT के साथ करें, तो जो डिजिट्स हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे उतने डिजिट ले लेगा। मुझे 5 डिजिट चाहिए तो आई कैन राइट INT, या 6 डिजिट चाहिए तो INT 6 और आई कैन राइट इंटीजर 6। देन इट कैन टेक 6 डिजिट्स इन दैट एट्रीब्यूट और कॉलम। हमारा दूसरा डेटा टाइप है रियल डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट और रियल डेटा, टू एंटर नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट फील्ड सैलरी कैन बी डिफाइंड। अगर मान लो हमारी एक फील्ड है सैलरी, सबसे पहले हम देखें रियल डेटा टाइप क्या होता है। तो इन रियल डेटा टाइप डेसिमल पॉइंट जिसमें आएगा 3.5, 7.92, 8000.364, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रियल डेटा टाइप। अब हमने सैलरी डिफाइन की न्यूमेरिक 5,2। अब हम इसको जब भी हमें जो रियल नंबर डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पर 5,2 और इसके लिए न्यूमेरिक, डेसिमल या फ्लोट तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे सैलरी ये वर्ड है इसको डिफाइन करना है जिसमें मैं डेसिमल पार्ट यूज़ करना चाहता हूँ, तो आई कैन राइट लाइक दिस। जब भी मैंने लिखा 5,2, इसका मतलब है कि मैं टोटल 5 नंबर एंटर कर सकता हूँ, और 2 का मतलब है कि डेसिमल के बाद में 2 नंबर्स एंटर कर सकता हूँ, और डेसिमल के पहले भी 2 नंबर एंटर कर सकता हूँ, और एक पार्ट हो जाएगा डेसिमल। जैसे मैंने लिखा 5,2, इसका मतलब है 32.83 आई कैन एंटर। डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, एक डॉट हो गया, 2 डिजिट्स आए 5। अगर मान लीजिए मुझे 4 डिजिट्स एंटर करना है मेन, और 3 डिजिट तक डेसिमल चाहिए, तो मैं करूँगा इसको 4 + 3 डिजिट्स और प्लस डेसिमल 1, तो 8,3। अगर मैं यहाँ पर 8,3 लिखता हूँ तो मैं कितने डिजिट एंटर कर सकता हूँ, 3 डिजिट्स डेसिमल के बाद, एक डेसिमल 4 और 4 डिजिट्स यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर मुझे मार्क्स चाहिए, मान लीजिए मार्क्स, मैं चाहता हूँ 3 डिजिट तक मार्क्स रह सकें और 1 डिजिट डेसिमल रहेगा, तो मैं कैसा लिखूँगा, 3 डिजिट्स मुझे चाहिए, एक डेसिमल के बाद चाहिए और डेसिमल, 3 + 4 और +1 5, तो 5,1। अगर 5,1 लिखता हूँ इसका मतलब है 1 + 1 2 3। अब आप टोटल करिए कितने डिजिट्स हो गए हैं ये, 1 2 3 4 5, इसको मिला के। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रिंग डेटा यूज़ करना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करना चाहते हैं, तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमने लिखा केयर 5 या केयर 12, कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं या वेर कैर यूज़ कर सकते हैं। जब हम वेर कैर देंगे तो यहाँ पर उसका साइज़ डिफाइन करना ज़रूरी है।
अगर आप 15 कैरेक्टर ले चाहते हैं तो कैरेक्टर 15 लिख दीजिए या वेर कैर 15 लिख लीजिए। अगर आप सिंपल कैर लिखते हैं तो यू कैन एंटर ओनली वन डेटा। जब हम इसकी वैल्यू एंटर करेंगे, मान लो आपने लिखा दुर्ग, तो आपको इसको सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। अगर मैं सिटी एंटर करना चाहता हूँ, सिटी के लिए एक फील्ड लेना चाहता हूँ, तो आई कैन राइट सिटी कैरेक्टर टाइप और मैंने लिखा 15। दैट मीन्स सिटी एक कॉलम का नाम है जिसमें मैं 15 कैरेक्टर्स तक की वैल्यू एंटर कर सकता हूँ। डेट एंड टाइम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है। जो जब भी हम टेबल बनाते हैं तो डेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। डेट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि हमें बहुत सारी जगह डेट की ज़रूरत पड़ती है। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ ओपनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एडमिशन एक्सेट्रा, डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ और TOB, टाइम ऑफ बर्थ। हम अपनी टेबल में डेट और टाइम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। जब हम डेट कॉलम ऐड करेंगे तो हम फॉर्मेट जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो होता है YYMMDD, और आवर के लिए होता है आवर कॉलन मिनट कॉमर सेकेंड। अगर मैं किसी को एंटर करना चाहता हूँ कि 6 जनवरी 2020, तो आई कैन राइट लाइक दिस 2020 जनवरी 06। मैं लिखना चाहता हूँ कि 4:15 और 35 सेकेंड, आई कैन राइट द टाइम लाइक दिस। जब भी हम डेट या टाइम मेंशन करेंगे तो हम दोनों तरफ डबल कोटेशन यूज़ करेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमें अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए MySQL का प्रॉम्प्ट आएगा, वहाँ पर लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। यहाँ पर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एक डेटाबेस जिसका नाम है MyDB। तो MyDB क्रिएट करने के लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस MyDB। अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं स्कूल, तो यू कैन राइट क्रिएट डेटाबेस स्कूल, तो आपको स्कूल डेटाबेस बन जाएगा। अब डेटाबेस बन गया तो डेटाबेस बनने के बाद हम उस डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कमांड है यूज़ डेटाबेस का नाम। अगर आपने स्कूल बनाया हुआ है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूज़, और यहाँ पर आपको इसकी जगह लिखना पड़ेगा स्कूल। यहाँ पर मैंने डेटाबेस MyDB बनाया है तो मैंने यहाँ पर MyDB लिखा, ठीक। फिर क्रिएट टेबल, अब डेटाबेस बन गया, उसके अंदर हमें टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल कमांड इज देयर, क्रिएट टेबल। तो हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम है MyDB। MyDB के अंदर हमने MyDB डेटाबेस क्रिएट कर दिया, फिर हमने उसको एक्सेस किया, हम डेटाबेस के अंदर चले गए। अब क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाएंगे। इसमें हम क्या क्या बना रहे हैं, स्टूडेंट टेबल में हम बना रहे हैं बच्चे का रोल नंबर, 4 डिजिट्स तक का रोल नंबर दे सकते हैं। स्टूडेंट का नाम जो कि 12 डिजिट तक का दे सकते हैं। स्टूडेंट के मार्क्स जो कि हम 5,2 लिख रहे हैं, तो आपको पता चल गया 5,2 मतलब 2 डिजिट के मार्क्स, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद और 1 डेसिमल। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देना चाहते हैं तो बर्थ डेट डेट टाइप का दे दिया, बर्थ टाइम टाइम टाइप का दे दिया। तो चलिए अब हमने सब समझ लिया है। अब हम देखते हैं एक रिकॉर्ड एंटर करके। रिकॉर्ड एंटर करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड यूज़ करते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो इसमें आपको सारी चीज़ें करके भी बताऊँगा। इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम आएगा स्टूडेंट। तो हमने क्या करा, हमारा जो टेबल बन चुका है उसके लिए हमने लिखा कि हमें कॉलम थे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, बर्थ डेट एंड बर्थ टाइम। तो एंटर करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहला रोल नंबर है तो पहले दिया 101, फिर स्टूडेंट का नाम अमन, देन मार्क्स 47,25। मैंने आपको बताया था कि जब डेट देंगे बर्थ डेट, तो यहाँ पर मैं 6 दिसंबर 2020 लिखा हुआ है लेकिन डबल कोटेशन लगाएंगे। ऐसी टाइम में हम आवर, मिनट और सेकंड, HH, और SS कॉलन लगा के लिखेंगे और दोनों में डबल कोटेशन भी लगाएंगे, तो ये डेटा आपका एंटर हो जाएगा। एक और रिकॉर्ड एंटर करके देखते हैं। ये एक और तरीका है रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए। जब हम इस तरीके से रिकॉर्ड को एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मैंने कॉलम के नाम दिए हुए थे, ठीक है। अब मैंने इस एग्जाम्पल में कॉलम के नाम नहीं दिए हैं। इंसर्ट इनटू, यहाँ पर दिया है टेबल का नाम, वैल्यूज़ लिख दिया है,
और सीक्वेंस वही रहेगा, फर्स्ट टू लास्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हो गया रोल नंबर, नेम, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ। तो आपने देखा कि हम टेबल में डेटा को या रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड से। हम एक बार और देख सकते हैं कि जब हमें डेटाबेस बनाना होगा तो क्रिएट डेटाबेस यूज़ करेंगे, एक्सेस करना होगा तो यूज़ कमांड यूज़ करेंगे, और टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल कमांड यूज़ करेंगे। डेटा को इंसर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम कॉलम का नाम देंगे, दूसरा तरीका है कॉलम का नाम नहीं देंगे। तो अब हम इसके बाद जो वीडियो ये देखेंगे उसमें MySQL पर काम करते हुए देखेंगे। बीच बीच में मैं आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता जाऊंगा, और आई होप कि आपको MySQL का फंडामेंटल ज़रूर समझ में आया होगा। तो MySQL को नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, जो कि लाइव रहेगा, हम MySQL के कंपाइलर में सीधे क्वेरीज लिखेंगे, फंक्शंस देखेंगे और उसमें टेबल बनाएंगे। बनी बनाई टेबल कैसे एक्सेस करेंगे, टेबल की कॉपी कैसे बनाना है, इस तरह की कमांड देखेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टू लर्न अबाउट MySQL। अगर आपको ठीक लगा हो चैनल, और अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप नोटिफिकेशन भी चाहते हैं तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।